So let's start. I think we have 19 people. Okay. So guys, welcome to the 17th session of Java पाठशाला। अभी तक आप लोगों ने लिंक लिस्ट एंड डबली लिंक लिस्ट पढ़ा, एरेज पढ़ा। आई थिंक उसमें कोई डाउट ना हो और अच्छे से तुम कैचअप कर रहे हो कॉन्सेप्ट्स को, डेटा स्ट्रक्चर इन जावा को। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसका जो एल्गोरिदम है वो क्या है। उसके बाद हमारे दो ऑपरेशंस होते हैं उसमें, पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन, उसको डिटेल में पढ़ेंगे और उनके कोड्स करेंगे। उसके बाद एंडिंग में एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इन रियल लाइफ कैसे यूज़ होते हैं वो चेक करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली स्टैक डेटा स्ट्रक्चर ऐसा, अभी तक आप लोगों ने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एरे और लिंक लिस्ट पढ़ा ना। तो बेसिकली एरे को तुम क्या कह सकते हो, रैंडम एक्सेस ऑफ मेमोरी कह सकते हो। मान लो तुम्हारे पास 50 एलिमेंट्स है एरे में, तो तुम कभी भी कोई भी एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो। जैसे ARR 5 को तुमने एक्सेस कर लिया और एक बार ARR 40 को, ऐसा भी हो सकता है ना। तो कभी भी किसी भी टाइम पे आप कोई भी वो कर सकते हो, कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। which is why we can say arrays, we can have random access of memory in arrays। बट जब आप लिंक लिस्ट पढ़े थे तो उसमें क्या था, सीक्वेंशियल एक्सेस ऑफ मेमोरी था। मतलब अगर तुम्हें कोई डेटा चाहिए तो तुम सबसे पहले हेड से, मीन हेड पॉइंटर से फिर एक एक नोड के बाद एक एक नोड के बाद ट्रैवर्स करते थे एंड देन उस नोड तक पहुंच के उसका डेटा लेते थे। सो वी कैन कॉल लिंक लिस्ट एज अ सीक्वेंशियल एक्सेस ऑफ मेमोरी। अब स्टैक जो है, स्टैक में तुम एक ऐसा लिमिटेड एक्सेस कह सकते हो कि स्टैक कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंटेनर और अ कलेक्शन, और तुम एक ऑर्डर्ड लिस्ट भी कह सकते हो विच फॉलोज अ स्पेसिफिक और अ यूनिक रूल फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन। मतलब ये अपना एक खुद का रूल है कि इंसर्शन और डिलीशन जो है वो किसी एक एंड से होगा। अब इस व्हाट डज दिस वन एंड मीन, अब देखते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक वाटर बॉटल इमेजिन करो तुम, ठीक है। तो अब अगर तुम्हें उसमें पानी भरना हो या निकालना हो, एक ही एंड से होगा, बॉटल नेक से कैप खोलोगे तुम, उसमें भरोगे, नहीं तो उससे निकालोगे। दूसरा एंड जो है वो बंद है, उससे तुम कुछ नहीं कर सकते। इट इज जस्ट एक्टिंग एज अ क्लोज्ड एंड, एंड वन ओनली वन साइड ऑफ द बॉटल इज ओपन एंड। तो चाहे तुम इंसर्ट करना चाहो या डिलीट, इन दिस एग्जांपल मींस रिमूव करना चाहो, तो एक ही एंड से होगा। सो दिस इज अ स्लाइटली आइडियलाइजेशन ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तुम इसको थोड़ा ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत लोगों ने यहाँ पे ये वाला इमेज देखा ही होगा, सीडी स्टैंड है ये हमारा। बहुत पहले यूज होता था जब सीडीज मतलब यूज हुआ करते थे। तो लेट मी टेल यू, एक सेकेंड। सो बेसिकली मान लो तुम्हारे पास एक ए है, एक बी सी डी है, एक सी है, एक डी है, चार सीडीज है तुम्हारे पास और ये स्टैंड है तुम्हारे पास। तो सबसे पहले तुमने ए को डाला उसके अंदर, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। इस ऑर्डर में आपने एक एक करके सीडी रैक के अंदर सीडीज को प्लेस किया। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक रूल फॉलो हो रहा है कि जो सीडी सबसे लास्ट में डालोगे वो सबसे ऊपर आएगा और वही सबसे पहले निकलेगा। अगर मान लो सीडी को हमें बी सीडी को हमें चाहिए बी सीडी, ठीक है, वो हमें बाहर निकालना है, उसको यूज करना है। तो ऐसा तो नहीं कि तुम डायरेक्ट बी से बी बाहर निकाल दोगे, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सी और डी उसके ऊपर है। तो तुम्हें सबसे पहले सी निकालना पड़ेगा, उसके बाद सॉरी डी निकालना पड़ेगा, उसके बाद सी निकालना पड़ेगा, उसके बाद बी टॉप पे रहेगा तो बी सबसे बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक एल्गोरिदम यूज हो रहा है लास्ट इन फर्स्ट आउट करके। लास्ट इन मीन्स हमारा सबसे लास्ट में कौन सा गया था, डी, सी डी डी गया था। तो फर्स्ट आउट क्या निकला, सबसे पहले डी निकला हमारा, क्योंकि सबसे टॉप पे वही होगा जब लास्ट इन गया है। तो इसको हम रिवर्स में बोलना चाहे तो फर्स्ट इन लास्ट आउट भी बोल सकते हैं। फर्स्ट इन कौन सा सबसे पहले गया था सीडी रैक में, ए सी डी गया था ये वाला, ठीक है। तो सबसे आखिरी में भी यही निकलेगा क्योंकि डी निकलेगा पहले, सी निकलेगा पहले, बी निकलेगा पहले, उसके बाद ए निकलेगा। सो फर्स्ट इन लास्ट आउट, नहीं तो लास्ट इन फर्स्ट आउट कह सकते हैं इस वे ऑफ पुटिंग अरेंजिंग द डेटा को। एंड स्टैक डेटा स्ट्रक्चर ये वाला एल्गोरिदम फॉलो करता है। ये दोनों वाटर वाला एग्जांपल और सीडी रैक वाला एग्जांपल एक स्टैक से रिलेटेड वाले एग्जांपल्स हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, अगर नहीं है तो आगे चलते हैं। इंडीड अभी हम इसके आगे वाले स्लाइड्स में
बेसिक बताएंगे कि होता क्या है। जैमबोर्ड पे चलते हैं पहले तो, एक बार समझ लेते हैं स्टैक एक्चुअली कैसे, जावा में क्या सीन है इसका। मान लो हमारे पास एक स्टैक है, ठीक है। स्टैक कोई अलग चीज नहीं है, स्टैक इज जस्ट एक एरे। मान लो एक एरे हमारे पास int arr 4 करके, ठीक है। तो एक साइड ऑफ द एरे मान लो हमने इमेजिन कर लिया कि ये जो साइड है ये बंद है, ठीक है, यहाँ से कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं हो सकता, ठीक। और दूसरा एंड है, यहीं से कोई भी डेटा इंसर्ट हो सकता है, यहीं से कोई पुल आउट भी हो सकता है। तो अगर कोई एलिमेंट एक्स है एरे के अंदर स्टोर कराना है, तो सबसे पहले जो जाएगा यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे जाएगा, एक्स यहाँ पे स्टोर होगा। फिर अगर हमें कोई नंबर या कुछ और स्टोर कराना तो यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ होगा, उसके बाद यहाँ होगा। ये एक सीडी रैक बन गया सेम। जब लास्ट वाला जो गया था सबसे बाहर ये निकलेगा, अगर ये वाला निकालना है हमें तो सबसे पहले ये निकलेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद एक्स निकलेगा, ठीक है। अब स्टैक को हम सपोज ऐसा इमेजिन करो, ये एक स्टैक है जिसका एक तरफ बंद है पूरा, ठीक है। और मान लो हमारे पास एक एलिमेंट है 5, मतलब एक डेटा है 5, हम इसमें इंसर्ट करा रहे हैं, ठीक। तो जब इंसर्ट होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, 5 यहाँ पे स्टोर हो गया। अब मान लो हमारे पास दूसरा है कोई 2, तो ये भी हमें इंसर्ट कराना है, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल एक और हमने इंसर्ट किया 7, ठीक है। अब मान लो हमें निकालना है, हमने इंसर्ट किस वे में किया था, 5 2 7, सपोज एक और नंबर है हमारा 8, यहाँ पे एक और एलिमेंट डाल देते हैं हम 8, ठीक है। हमने इंसर्शन ऐसे किया। अब मान लो डिलीट करना है, क्योंकि एक ही एंड से डिलीट करना है, तो सबसे पहले बाहर क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा 8 बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब ऊपर 7 के ऊपर खाली है, सबसे टॉप एलिमेंट 7 है, तो 7 बाहर निकलेगा। उसके बाद 2, उसके बाद 5। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो डिलीशन वाला प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले 8 निकला, फिर 7, देन 2, देन 5। इफ यू आर ऑब्जर्विंग हियर, इंसर्शन हमारा था 5 2 7 8, और डिलीशन हमारा हुआ 8 7 2 5, तो रिवर्स हो गया। ये वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक है, हम लास्ट स्लाइड में यही पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन में। स्ट्रिंग रिवर्सल में भी काम आता है हमारा स्टैक, तो वी विल डिस्कस इट इन द फर्दर स्लाइड्स, नो प्रॉब्लम। अब स्टैक का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई डाउट किसी को आया है अभी तक? एनी डाउट टिल नाउ? If you have any doubt in this algorithm or the way it is working, you can ask. Okay, I think it is clear. So I'll move forward. अब जो है स्टैक को एक्चुअली, ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि स्टैक वर्क कैसे कर रहा है वगैरह, मतलब ये इसको इमेजिन कैसे करना है, विजुअलाइज कैसे करना है। अब इसको जावा में एक्चुअली लिखने के लिए हमें कुछ चीज़ें की नीड होगी, सपोर्ट चाहिए होगा। फर्स्ट फर्स्ट थिंग वी नीड इज, ऑफ कोर्स इट इज एन एरे, तो हमें एक एरे चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा एक वेरिएबल चाहिए जो कि होगा इंट टॉप नाम से, और इसकी वैल्यू जो होगी वो -1 होगी। -1 क्यों होगी अभी मैं एक सेकंड में बताता हूँ, पहले एक समझ लेते हैं टॉप वेरिएबल कर क्या रहा है। टॉप वेरिएबल वो वेरिएबल है जो सबसे अपर मोस्ट एलिमेंट इन द स्टैक को पॉइंट करेगा, अगर तुम कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में स्टैक को तुम एक्सेस कर रहे हो तो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक अभी एम्प्टी स्टैक है, अगर स्टैक एम्प्टी है तो टॉप का वैल्यू -1 होगा, ठीक है। अगर मान लो मैंने कोई एलिमेंट डाला 5, 5 को मैंने इसके अंदर इंसर्ट किया, ठीक। तो 5 यहाँ पे आया, जब मैंने इंसर्ट किया तो टॉप क्या करेगा, सबसे ऊपर वाले इंडेक्स को पॉइंट करता रहेगा। तो टॉप अब इसको पॉइंट करेगा, इस वाले इंडेक्स को। मान लो ये ए आर आर ऑफ 3 या 5 है, 5 एलिमेंट्स का एरे है जिसमें सिर्फ एक ही इंडेक्स भरा हुआ है, ए आर आर 0 पे 5, तो टॉप उसको ही पॉइंट करेगा। अब मान लो एक और नंबर है, ठीक है 2, इसको भी मैंने इंसर्ट कराया, तो 5 के ऊपर आ जाएगा ये, और टॉप अब इसको पॉइंट नहीं करेगा, अब टॉप इसको पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। टॉप का एक ही रूल है, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हम स्टैक को देखें तो टॉप मस्ट ऑलवेज पॉइंट टू द अपर मोस्ट एलिमेंट इन द स्टैक। अगर सिमिलरली हमने मान लो 2 को बाहर निकाल दिया, 2 को डिलीट कर दिया स्टैक से, ठीक, 2 को डिलीट कर दिया, तो 2 यहाँ पे कुछ है नहीं। अब स्टैक एक एलिमेंट कम हो गया और सिर्फ 5 है, तो टॉप फिर से अब
लोअर एलिमेंट को पॉइंट करने लग जाएगा, टॉप वाला एलिमेंट का रेफरेंस हटा देंगे। अभी देखेंगे इसको कि एक्चुअली में कोडिंग में कैसे इंप्लीमेंट करना है। अभी एक कॉन्सेप्चुअल वो पढ़ लो तुम, ताकि तुम्हें आसान हो जाए कोड करने में, लॉजिक समझ जाओ टॉप का क्या होता है। ठीक है, टॉप वेरिएबल का जो मेन यूज है वो यही है। अब मान लो फॉर एग्जांपल हमने 5 एलिमेंट डाला, 2 डाला, फॉर एग्जांपल हम एक और डालते हैं 3, उसके बाद कोई नंबर डाल देते हैं 4। ठीक है, हमने ARR 4 वाले स्टैक में, मतलब जिस स्टैक का साइज 4 है उसमें चारों एलिमेंट भर दिए, तो ऑब्वियसली टॉप जो है अब इसको पॉइंट करने लग जाएगा जब तक हमारा एडिशन होता जा रहा है, इंसर्शन होता जा रहा है। अब टॉप वेरिएबल इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, अब एक चीज लॉजिक बनाने की कोशिश करते हैं। साइज ऑफ एरे क्या था? साइज ऑफ एरे था 4। ठीक है, और हमारा टॉप जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है? टॉप की वैल्यू थी 3, मतलब टॉप -1 था पहले, उसके बाद एक एलिमेंट ऐड हुआ, एक एलिमेंट 5 ऐड हुआ, तो टॉप जो है -1 से 0 हो गई, मतलब 0th इंडेक्स को पॉइंट कर रही है, मतलब एक प्लस हो गया उसमें वैल्यू। जब एक और एलिमेंट डाला हमने तो एक और प्लस हुआ, +1, एक और हुआ, तो ऐसे हमारे 3-4 एलिमेंट हुए थे, -1 से लेके 4 एलिमेंट हमारे प्लस हुए, तो +4 -1 दैट इज 3। तो टोटली टॉप की वैल्यू हो गई 3, और वो पॉइंट कर रहा है सबसे अपर मोस्ट एलिमेंट को। तो अब इस लॉजिक में देखें तो टॉप 3 है, तो मतलब हम ये लिख सकते हैं टॉप इज इक्वल टू ARR डॉट साइज -1। अगर हमारा ये कंडीशन वैलिड है तो हम कह सकते हैं स्टैक भरा हुआ है। 4 एलिमेंट का 4 साइज का स्टैक था और हमने चारों एलिमेंट उसमें इंसर्ट कर दिए, तो अब कोई स्पेस तो है नहीं हमारे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए। तो टॉप की वैल्यू थी 3, एरे साइज 4 -1, 3 इक्वल टू 3, मतलब जब भी टॉप का वैल्यू किसी भी केस में एरे का साइज या फिर स्टैक का साइज -1 के इक्वल या उससे ग्रेटर होगा, तो स्टैक हमारा फुल फुल वाले कंडीशन में होगा, मतलब स्टैक भर चुका है। और अगर हमें चाहिए हो स्टैक एम्प्टी है, तो ऑलरेडी हमारे पास जब हम इनिशियलाइज कर रहे हैं टॉप इक्वल टू -1, एम्प्टी स्टैक के लिए हम टॉप, अभी स्टैक में कोई एलिमेंट तो है ही नहीं, तो टॉप किसको पॉइंट करेगा? इसलिए हमने टॉप को -1 करके इनिशियलाइज किया था, और वो तभी रिप्रेजेंट करेगा जब एम्प्टी स्टैक हो। ठीक है, अब एक डिलीशन का भी देख लेते हैं। मान लो स्टैक ऐसा है, ठीक है, स्टैक में कुछ एलिमेंट्स हैं 2, 4, 9, और टॉप इसको पॉइंट कर रहा हूँ, 2 को पॉइंट कर रहा है सबसे ऊपर, है ना? तो अब मान लो मैंने निकाल दिया, 2 को बाहर निकाल दिया, उसके बाद 4 को बाहर निकाल दिया, उसके बाद 9 को बाहर निकाल दिया, या फिर पहले एक बार 2 को निकाल के देखते हैं। हमने मान लो फर्स्ट एलिमेंट जो सबसे ऊपर है वो 2 है, उसको हमने डिलीट किया, तो यहाँ पे कुछ रहेगा नहीं। तो टॉप की वैल्यू क्या थी? पहले 2 थी, तो एक कम हो जाएगा उसके उसके वैल्यू से, और वो नेक्स्ट नीचे लोअर वाले को पॉइंट करने लग जाएगा। मतलब जब भी हम एक एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं तो टॉप की वैल्यू 1 से माइनस हो रही है, और जब भी इंसर्ट कर रहे हैं तो टॉप की वैल्यू 1 से प्लस हो रहा है। एक, द नंबर 1 रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इंसर्टेड इनटू द स्टैक। एक टाइम पे एक एलिमेंट जब इंसर्ट हो रहा है तभी हमने टॉप की वैल्यू भी साथ के साथ इंक्रीज कर दी है। ये लॉजिक है टॉप का, मतलब ये एक एल्गोरिदम कह सकते हो, लॉजिक कह सकते हो, जो टॉप फॉलो करता है। यहाँ तक कोई डाउट हो? ओके, नो, आई थिंक ये पुराने इसके लिए है। अभी टॉप का कोई इशू या कोई लॉजिक समझ नहीं आया हो? ओके, ठीक है, आई थिंक नो डाउट्स। अगर आएंगे भी तो विल हैव देम इन द फर्दर थिंग्स। अब ना हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहले देखते हैं हम, अब स्टैक इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ फंक्शंस की जरूरत है हमें। सबसे पहला फंक्शन है बूलियन इज एम्प्टी, मतलब ये वो फंक्शन है जो ट्रू या फॉल्स में आंसर देगा कि अगर स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। अभी एम्प्टी के लिए हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, स्टैक एम्प्टी कब होगा? जब टॉप की वैल्यू -1 होगी। तो वो वही इस फंक्शन के अंदर एक लाइन का कोड है, वो हम वही लिखेंगे। इफ कंडीशन में टॉप इज इक्वल टू -1,
फिर एक रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स, यही होगा ये फंक्शन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इस फंक्शन में। इज एम्प्टी वाला फंक्शन चाहिए होगा हमें। एक हमें पता लगना चाहिए कि स्टैक कब कब फुल है। मान लो इंसर्शंस हो रहे हैं और एक टाइम पे स्टैक फुल हो गया, तो ये फंक्शन तब बताएगा जब स्टैक फुल है कि नहीं। तो फुल कब होगा, टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल टू array size -1। अभी हमने वही देखा था, इसको अभी हम वही कोड करेंगे। इस फंक्शन में भी उसके अलावा कुछ नहीं होगा, रिटर्न कराएगा ट्रू फॉल्स में। एक नेक्स्ट फंक्शन है हमारा पुश। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। पुश का मतलब एज द नेम सजेस्ट किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना स्टैक के अंदर। अभी हम देख रहे थे कि इंसर्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स को 5 नंबर, मतलब नंबर्स को 5 2 7 8, बट एक्चुअली में वो इंसर्शन करना कैसे है कोड में, वो पुश फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और वैसे ही डिलीट करने के लिए पॉप फंक्शन कहते हैं उसे। उसके अंदर यही होगा कि एक एलिमेंट को डिलीट कैसे कराएं और स्टैक को मेंटेन कैसे करें। बस तुम्हें एक बात ध्यान रखना है, एक बात, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि टॉप वेरिएबल को हमने जब टॉप वेरिएबल को अगर हमने अच्छे से उसको क्या कहते हैं मेंटेन कर लिया, जब भी हम इंसर्ट कर रहे हैं प्लस कर दिया, डिलीट कर रहे हैं माइनस कर दिया, या कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें कुछ टॉप के साथ ऊपर नीचे किया, तो हमें ये चेक करना है कि टॉप इज ऑलवेज पॉइंटिंग टू द टॉप ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक। अगर टॉप का वैल्यू ऊपर नीचे हो गया या उसका कैलकुलेशन कुछ मिसकैलकुलेशन हो गया, तो हमारा स्टैक फेल कर जाएगा। जो भी ये फंक्शंस है ये सारा रिवर्स या फिर इरेगुलर वे से परफॉर्म करने लग जाएंगे, जो कि एरर्स लीड कर सकते हैं। हम बार बार टॉप को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम, जैसे याद है जैसे लिंक लिस्ट पढ़ा था तुमने, लिंक लिस्ट ऐसा ही था कुछ, जैम बोर्ड पे दिखा देता हूँ मैं। लिंक लिस्ट कुछ ऐसा ही था, ठीक है। एक नोड था जो कि पॉइंट कर रहा है दूसरे नोड को, एक तीसरे नोड को, देन ऐसे करके एक एक नोड करके ऐसे लिंक लिस्ट वो करते थे। और एक हमारा स्टार्टिंग में एक हेड पॉइंटर हुआ करता था जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट करता था, है ना, हेड पॉइंटर। तो अब जब हमें जब लिंक लिस्ट को एक्सेस करना था या कोई भी डेटा, मान लो ये वाली डेटा चाहिए मुझे, ठीक है, ये वाली चाहिए, तो मुझे ऐसे डायरेक्ट तो ले नहीं सकता था, मेरे को पहले हेड से गुजरना पड़ता था। पहले हेड को एक्सेस करता, फिर मैं उसकी नेक्स्ट वाली पॉइंटर से नेक्स्ट नोड को इसको एक्सेस करता, फिर इसके नेक्स्ट पॉइंटर से इसको एंड देन फाइनली इस वाले एलिमेंट को डेटा को एक्सेस करता। तो देर इज अ फ्लो, मतलब हर बार जब भी हम लिंक लिस्ट को टच कर रहे हैं तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेड। हेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम हेड का पोजीशन लेफ्ट राइट कर दोगे तो नोड्स आगे पीछे हो जाएंगे। जितना इंपॉर्टेंस हेड के लिए है उतना इंपॉर्टेंस टॉप के लिए है। टॉप से ही हम स्टार्ट करेंगे। जैसे लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सल स्टार्ट कर रहे हो, कहीं भी कुछ कर रहे हो, तो हेड से सबसे पहले स्टार्ट करते हो। स्टैक में सेम जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो टॉप वाले वेरिएबल से वो होंगे। अभी कोड में देख लेंगे तो तुम्हें समझ जाओगे। अब एक बार डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फंक्शन। पहले पुश फंक्शन, एक हम बात ध्यान देते हैं, यहाँ पे पुश के अंदर एक पैरामीटर है दैट इज डेटा। अब स्टैक के अंदर डेटा कौन सा पुश करना है तुम्हें वो यूजर ही देगा, तो इसलिए हम पैरामीटर में डेटा वैल्यू को पास करा रहे हैं। जैसे लिंक लिस्ट में भी क्रिएट नोड वाले में डेटा जाता था ना, इन डेटा करके हम पैरामीटर्स भेजते थे, वैसे ही यहाँ स्टैक में भेजने के लिए भी कुछ जो यूजर देगा वैल्यू पुश कराने के लिए हमें वो आर्ग्यूमेंट पास करना होता है, ठीक है। So let's see what are the steps involved in the push operation. सबसे पहले we initialize a stack, then we set the value of top equal to -1। ठीक है, जैम बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहले हमने स्टैक इनिशियलाइज किया और टॉप की वैल्यू जो है हमने -1 करी। क्यों? क्योंकि जब डिक्लेयर कर रहे हैं स्टैक सबसे पहली बार जब बन रहा है उसमें तो कोई एलिमेंट होना नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रेश बना है उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, और वो एम्प्टी स्टैक है। एम्प्टी स्टैक को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जब टॉप की वैल्यू -1 होगी, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। जब हमारा वो हो जाएगा, हम एक बार चेक करेंगे कि हर बार कोई एलिमेंट इंसर्ट करने से पहले, मान लो मैं एक कोई एलिमेंट 5 या फिर कोई इंसर्ट कर रहा हूँ स्टैक में, तो पहले मैं ये चेक करूंगा ना कि स्टैक कहीं भर तो नहीं गया। अगर इस वाले केस में देखा था हमने, ये इस वाले केस में स्टैक भर चुका था हमारा, है ना। और हमने कंडीशन चेक करी थी कि जो अगर स्टैक फुल होता है तो ये वाले कंडीशन हमें चेक करना होता है, टॉप कहीं एरे साइज -1 के इक्वल तो नहीं है। अगर स्टैक भर चुका है तो हम उसको वो नहीं करेंगे, उसके अंदर आइटम जो है, जो डेटा है उसके अंदर फिल नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कोई स्पेस नहीं बचा होगा।
मान लो अगर भरा ही हुआ है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे स्टैक ओवरफ्लो। मींस स्टैक भर चुका है हमारा, ठीक है, उसमें और कोई भी एलिमेंट हम इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर तुम इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि स्टैक भरा हुआ है। एंड इस कंडीशन को जो कि स्टैक पूरा भर चुका है और इसके अंदर एक और एलिमेंट हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसको हम स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन कह देंगे। कुछ नहीं, ये कंडीशन मतलब एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन तुम कर सकते हो आउटपुट की, ये अब नहीं हो सकता क्योंकि स्टैक भर चुका है। ये एक थियोरेटिकल कंडीशन है, कोई वैसा फिजिकली कुछ नहीं होता है। अब नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे, सॉरी ड्राइंग गलती से बना दी मैंने, यहाँ पे लिखा नेक्स्ट इफ टॉप प्लस प्लस, अगर वो नहीं है, अगर स्टैक में अगर स्टैक में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है और टॉप की वैल्यू कुछ भी हो, टॉप की वैल्यू -1 तब होगी जब स्टैक एम्प्टी होगा। मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट है 2, तो तब हमारी जो टॉप की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारा 0। टॉप इसको पॉइंट करता रहेगा। तो मान लो अब मैंने कोई एलिमेंट डाला, ठीक है, पुश ऑपरेशन से मैं ऐसे लिखूंगा पुश और उसके अंदर 5, ठीक है, ये कॉलिंग होगी मेरी मेन फंक्शन में, पुश के अंदर 5 डालो। तो जब मैंने पुश किया यहाँ पे, तो तब क्या करना चाहिए, एक एलिमेंट गया अंदर तो टॉप की वैल्यू भी प्लस करेंगे, एक +1 0 +1। अब टॉप की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये इंडेक्स 1 को पॉइंट करने लग जाएगा, तो अल्टीमेटली 2 को पॉइंट नहीं करेगा। सिंपल। तो जब भी हम इंसर्ट कर रहे हैं टॉप की एक वैल्यू प्लस करेंगे, ठीक है, ये याद रखना। अब लास्ट स्टेप है कि एलिमेंट्स विल बी इंसर्टेड अंटिल वी रीच मैक्स साइज ऑफ द स्टैक। मतलब हम एलिमेंट्स तब तक इंसर्ट करते जाएंगे जब तक हमारा स्टैक भर ना जाए। अब देखते हैं एक ये चीज कि एक डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले टॉप -1 था, स्टैक एम्प्टी था। उसके बाद हमने 10 को पुश किया, 20 को पुश किया, 30 को पुश किया, 40 को पुश किया, और वैसे वैसे ही टॉप की वैल्यू भी एक एक प्लस होती जा रही है। सबसे पहले -1 थी, उसके बाद 0 हुई, उसके बाद 1 हुई, 2, 3, ठीक है। और जब हमारा स्टैक फुल हो गया, एरे का साइज क्या था, 1 2 3 4, एरे का साइज 4 था, और उसमें हम -1 करेंगे तो एरे का साइज मतलब जो वैल्यू होगी वो 3 होगी, जिस जो इक्वल टू है टॉप के, मतलब टॉप इक्वल टू एरे साइज -1 करेंगे तो स्टैक फुल वाला रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो अब पॉप का भी देख लेते हैं एक बार। जो पॉप में स्टेप्स इन्वॉल्व है, जिस जो इसका एल्गो है, हम डिलीट करने से पहले एक बार देखेंगे कि कहीं स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है, टॉप की वैल्यू -1 है, ठीक है, टॉप की वैल्यू अगर -1 है तो कुछ स्टैक में कुछ है ही नहीं एलिमेंट, तो डिलीट किसको करोगे, है ना, कोई बात नहीं बनती उसकी। तो अगर वो एम्प्टी है और हम डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको जैसे स्टैक ओवरफ्लो था वैसे ये स्टैक अंडरफ्लो कंडीशन है। इसमें कुछ है नहीं और हम डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज द अंडरफ्लो कंडीशन। अगर अंडरफ्लो नहीं है, इसमें कोई एलिमेंट्स हैं एक दो, और टॉप की वैल्यू भी अकॉर्डिंगली 1 है, -1 नहीं 1 होगा, अब दो एलिमेंट है तो अकॉर्डिंगली जो टॉप पॉइंट करेगा जिस भी एलिमेंट को, तो वो जो है टॉप माइनस माइनस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और वो जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो हट डिलीट हो जाएगा और टॉप एक पॉइंट नीचे आ जाएगा। इसको एक बार विजुअली भी समझते हैं। मान लो यही है हमारा, ठीक है, इसी स्टैक में बता देता हूँ मैं। मान लो हमारे पास 3 4 एलिमेंट है, ठीक है, स्टैक थोड़ा बड़ा है। तो जब भी पॉप ऑपरेशन के लिए तुमने ध्यान दिया होगा, तो जब भी हम पॉप लिख रहे हैं ना, यहाँ पे हमने कोई वो नहीं दी, यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं दिया आपने, जैसे पुश में दिया था। वो क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम जब पॉप करते हैं ना, तो सबसे ऊपर वाला सीडी रैक वाला याद है, क्या कहते हैं, सीडी रैक वाला एग्जांपल, सबसे टॉप पे जो सीडी थी वही निकलेगी। अगर उसको क्या फर्क पड़ना, हमें निकालना अगर सी या बी हो या डी हो या ए हो, जो सबसे टॉप पे है वही निकलेगी ना। तो टॉप वाला वेरिएबल जिस भी एलिमेंट को पॉइंट करेगा, पॉप ऑपरेशन उसी पे ही अप्लाई होगा। उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसमें 3 है या 5 है या 2 है, वो सिंपली टॉप जिसको पॉइंट कर रहा है उस एलिमेंट को डिलीट कर देगा और टॉप को एक -1 करके, मतलब टॉप माइनस माइनस करके एक स्टेप नीचे ले आएगा। ये है पॉप का ऑपरेशन, ठीक है। इसको एक बार डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। टॉप की सेम वही पिक्चर है, टॉप की वैल्यू थी हमारे पास 3 और 4 एलिमेंट्स है, 40 30 20 20 10।
उसके बाद एक एक करके हमने डिलीट किया, तो आखिरी में देखो टॉप -1 हुआ, तो स्टैक एम्प्टी ही है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, अब कोड करते हैं। ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। ओके ग्रेट। सो गाइस, आज की क्लास के लिए आई एम यूजिंग दिस ऑनलाइन कंपाइलर। मेरे जेडीके में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट या एक्लिप्स से नहीं कर रहा। आज के लिए बस यहाँ एक ऑनलाइन कंपाइलर है, onlinegdb.com। तुम कर सकते हो यूज या नहीं करो, तुम्हारी मर्जी है। वैसे तो एक्चुअली ऑनलाइन कंपाइलर ज़्यादा काम आते नहीं है, बट आज क्लास में काम आ जाएगा, तो आई थिंक यू विल कोऑपरेट विद दिस। तो चलो, सबसे पहले इसको नीचे लेके जाते हैं, फिर फ्रेशली स्टार्ट करते हैं। मान लो हमें स्टैक का एक क्लास बनाते हैं। चलो, क्लास स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। Excuse me, sir. या Sir, one girl is asking you to explain pop again. ऑल राइट, थैंक यू। ओके प्रिया, आई विल एक्सप्लेन पॉप अगेन, नो प्रॉब्लम। सो विच पार्ट you didn't get? The top minus or the pop concept as in? Okay, I'll just explain pop concept, that it leaves the first. Okay, you mean that uppermost element will be deleted? Oh, no problem. So let's start. See, let's suppose we have an stack and we have 2-3 elements. All right, ठीक है, हमारे पास 4 एलिमेंट है, मान लो इसके अंदर कुछ भी भरा हो, तुम्हारी मर्जी, समथिंग रैंडम। पॉप फंक्शन अब मान लो इस पॉइंट ऑफ टाइम में टॉप आइडियली इसको पॉइंट करना चाहिए। जब हम पॉप ऑपरेशन को कॉल करेंगे, पॉप फंक्शन को कॉल करेंगे, तो जो भी एलिमेंट को टॉप जो है वो पॉइंट कर रहा होगा, मतलब ARR टॉप, ये जो एलिमेंट होगा, ठीक है, टॉप की वैल्यू क्या थी, 0 1 2 3, मतलब ARR 3। ये जो एलिमेंट है ना, इस पे जो भी एलिमेंट है ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट कैसे होगा हम अभी कोड में बताऊंगा मैं। अब जब डिलीट हो गया तो टॉप के पास किसको पॉइंट करेगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हम एक पॉइंट नीचे लेके आ जाएंगे टॉप माइनस माइनस करके, ताकि वो नीचे लोअर वाले एलिमेंट हो। क्योंकि ऊपर वाला निकल गया है, तो आइडियली जो नीचे वाला एलिमेंट बचा हुआ है, दैट वुड बी द अपर मोस्ट एलिमेंट इन द करंट स्टैक। तो इसलिए टॉप को एक से माइनस कर देंगे और वो नीचे वाले को पॉइंट करेगा। अगर हम इसको भी बाहर निकाल देंगे तो फिर से वो नीचे हो जाएगा। अगर हम इसको भी बाहर निकाल देंगे तो फिर वो 0 हो जाएगा। अगर हम, मतलब जब हमारा पूरा ही 0 हो गया, तो टॉप जो है वो -1 के इक्वल हो जाएगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा एम्प्टी स्टैक को। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो कोड से समझ आ जाएगा, बहुत आसान कोड है स्टैक का। मेरे हिसाब से लाइक जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हैं, सबसे आसान और इजी अंडरस्टैंडिंग इसका ही है स्टैक का। नो प्रॉब्लम, विल गेट इट। तो जैसे मैंने बोला, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्लास बनाया हमने। सबसे इंपॉर्टेंट हमें एक टॉप वेरिएबल चाहिए, ठीक है, जिसकी वैल्यू -1 हो। हमने जब इनिशियल जब स्टैक क्लास का वो बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले जब इनिशियलाइज होगा, खाली होगा स्टैक, तो इसलिए हमने टॉप की वैल्यू -1 रख दी स्टार्टिंग में। और फिर हम एक स्टैक, मतलब स्टैक इज नथिंग बट एन एरे। अब मान लो एक एरे, फॉर एग्जांपल हम 5 एलिमेंट का ले लेते हैं अभी के लिए। एरे, ठीक है, एक एरे बना लिया हमने 5 एलिमेंट का। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि स्टैक का अगर साइज जो है वो यूजर डिफाइन करना चाहे तो कैसे करें, या डायनामिक करना चाहे तो वो कैसे करें। वो मैं अभी एक स्टैटिक से कर लेते हैं, उसके बाद एंडिंग में बता दूंगा कि डायनामिक से कैसे करना है। ठीक है, उसके लिए एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्टर लगेगा, बस और कुछ नहीं। तो अभी के लिए एक स्टैटिक एरे ले लो, ठीक है, एक फिक्स साइज का 5, जिसकी साइज हो, लेंथ जिसकी 5 हो, और हमारे पास टॉप आ गया। बस इन दोनों से ही हमें पूरा स्टैक को जो है मैनिपुलेट करना है। दीज आर द ओनली 2 लाइन्स ऑफ कोड विच वी रिक्वायर फॉर बिल्डिंग अ स्टैक। ठीक,
तो सबसे पहले जो हमने फंक्शंस देखे थे, सबसे पहला कौन सा था? बुलियन फंक्शन, ठीक है, बुलियन इज एम्प्टी। चलो कर लेते हैं उसको इम्प्लीमेंट, बुलियन इज एम्प्टी। इसमें क्या बोला था हमने कि स्टैक जो है कब एम्प्टी है कब एम्प्टी नहीं है, ट्रू फॉल्स के आउटपुट में देगा, रिटर्न में देगा। तो कब स्टैक एम्प्टी होता है? जब टॉप लेस देन या इक्वल टू -1 हो। वैसे तो हम इतना लिख सकते हैं टॉप इक्वल टू -1, बट जस्ट इन केस मान लो कभी -1 से भी नीचे हो गया, तुम्हारा मिसकैलकुलेशन हो गया, तो इसलिए हमने सेफ साइड के लिए लेस देन इक्वल टू -1 रखा है। -1 के अंडर है तो सिंपली बस ट्रू रिटर्न करा दो क्योंकि स्टैक एम्प्टी है। एल्स रिटर्न करेगा ये फंक्शन, इसमें और कुछ भी नहीं है। अगर हमारा स्टैक जो है वो खाली है तो ट्रू करेगा रिटर्न, नहीं तो फॉल्स करेगा रिटर्न, बस। दिस फंक्शन इज दिस मच ओनली। बहुत आसान आसान फंक्शन है स्टैक के। अब नेक्स्ट फंक्शन जो था हमारा क्या था? बुलियन इज फुल, ठीक है, ये भी इंप्लीमेंट करते हैं। बुलियन इज फुल क्या कह रहा है? बुलियन इज फुल कह रहा है कि हम वो रिप्लाई करेगा ट्रू या फॉल्स में जब स्टैक फुल हो। फुल है या नहीं वो बताएगा। तो अगर स्टैक फुल है, क्या कंडीशन था? टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल टू array डॉट len gth एंड -1, मतलब एरे का साइज -1। अगर टॉप उससे बड़ा है तो वो फुल है, तो रिटर्न ट्रू, एल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, इस फंक्शन में भी इतना ही है। वो ये वाला फंक्शन बता रहा है कि स्टैक कब एम्प्टी है या नहीं, ये बता रहा है कि स्टैक कहीं फुल है तो नहीं। ये फंक्शंस क्यों बना रहे हैं हम अभी पुश और पॉप में देखते हैं वो क्यों बना रहे हैं। तो बस बचे हमारे पास दो फंक्शन और पुश और पॉप, वो भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले पुश कर लेते हैं, वॉइड पुश। और इसके अंदर जैसे बोला था मैंने, एक ये भी होगा, क्या कहते हैं, पैरामीटर होगा जो कि डेटा जो यूजर देगा वो भेजेगा इसके अंदर। सो बेसिकली पुश के लिए सबसे पहले अगर एक एलिमेंट पुश होता है तो क्या करना चाहिए? टॉप को प्लस प्लस कराओ, है ना। अब जब टॉप की सबसे पहले मान लो यहाँ पे जब हमने इनिशियलाइज की थी, याद है, जब पहले ऑब्जेक्ट बनेगा टॉप की वैल्यू -1 थी, ठीक है। तो अगर हम ARR -1 लिखेंगे उसका तो कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए जब हमें पता है जब फंक्शन कॉल हो रहा है पुश की, मतलब इसका मतलब क्या है, कोई एलिमेंट आने वाला है स्टैक में, तो क्या करो, टॉप को पहले से एक बार प्लस कर दो ताकि वो -1 से 0 आ जाए 0th इंडेक्स पे। देन हम क्या करेंगे, एरे में वो जो इंडेक्स है इक्वल टू डेटा, ठीक है। बस ये हो गया, ये दो लाइन ही है हमारे पुश में जो कि बताएगा कि इंसर्ट कैसे करना है। सबसे पहले हमने टॉप की वैल्यू बढ़ाई और वहां इंसर्ट कर दिया। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में क्या था, हम पहले इंसर्ट कर रहे थे टॉप, उसके बाद प्लस कर रहे थे। बट एक्चुअली कोड में उल्टा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेमोरी जो है टॉप से मिल रहा है हमें। एरे अगर -1 लिखेंगे तो वो कुछ बनता नहीं ना उसका बाद, इसलिए हमने टॉप प्लस प्लस पहले ही करा दिया। टॉप प्लस बात तो वही होगी क्योंकि ये तो काफी स्पीड में चलने वाला है, कोई लैग नहीं होगा इसमें। तो टॉप प्लस प्लस मतलब टॉप की वैल्यू 0 और सबसे पहले एलिमेंट ARR 0 पे सबसे पहली बार जो फंक्शन, जब फंक्शन पुश कॉल होगा उसके अंदर जो डेटा होगा वो इंसर्ट हो जाएगा। बट अगर हम ध्यान दें, एक एड्ज कंडीशन है हमारे पास, एक डिस्कस करी थी, अगर हमारा जो स्टैक है वो फुल हो, यहाँ पे करी थी ना हमने डिस्कस कि स्टैक अगर फुल हो तो एक बार चेक करना चाहिए हमें कि कहीं वो स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन तो नहीं है या नहीं। तो इसलिए हम एक इफ केस बना देते हैं और इसके अंदर हमने फंक्शन बनाया था ना इज फुल, जो कि बताएगा उस पॉइंट पे कहीं जो स्टैक है वो फुल तो नहीं है, मतलब कंप्लीट तो नहीं है, स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन तो नहीं है। इसलिए अगर वो है तो हम एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का एक स्टेटमेंट आउटपुट करा देंगे कि सॉरी कांट पुश, मतलब इस वाली कंडीशन में अगर स्टैक भरा हुआ है, ये देखो फंक्शन इज फुल है, ठीक है, यहाँ पे रिटर्न में हमें क्या मिल रहा है, ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू देता है, अगर ये फुल है तो ये वाली कंडीशन है, अगर वो ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा हमारे इसकी जगह। और जब ट्रू हो जाए, ट्रू इफ वाले ब्रैकेट्स के अंदर होगा तो इफ वाला जो बॉडी है वो ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर के अंदर हमारा क्या लिखा हुआ है कि भाई पुश नहीं कर सकते हम स्टैक में, स्टैक ऑलरेडी भरा हुआ है।
अगर वो एम्प्टी है, मतलब एम्प्टी हो या आधा भरा हो या उसमें स्पेस हो, तो ये जो बाकी के स्टेटमेंट्स है वो एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे। बस और कुछ नहीं है। अगर चाहो तो तुम जब पुश कर रहे हो तो एक लाइन तुम आउटपुट भी करा लो कि पुश सक्सेसफुल, सकते हो पुश द एलिमेंट, नहीं तो पुश ये भी लिख सकते हो कि डेटा प्रिंट करा दें हम। ठीक है, पुश्ड डेटा मतलब कौन सा एलिमेंट हमारा पुश सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, पुश। ठीक, इतना ही है पुश का फंक्शन। पहले हमने चेक किया कहीं स्टैक भरा तो नहीं हुआ, अगर भरा हुआ है तो हम वो पुश नहीं कराएंगे और एक आउटपुट दे देंगे कैन नॉट फॉर स्टैक ओवरफ्लो। अगर नहीं भरा हुआ या फिर उसमें कुछ स्पेस है, मतलब इंसर्शन का ऑप्शन है हमारे पास, सबसे पहले टॉप प्लस प्लस करके किया और उस पोजीशन पे हमने डेटा डाल दिया एरे में और एक सिंपल आउटपुट दे दिया कि हाँ भाई पुश हो गया, कंग्रेट्स। तो अब सेकंड फंक्शन, लास्ट फंक्शन पॉप। अब मैंने जैसे बताया था इसमें कोई पैरामीटर की जरूरत नहीं है पॉप में। क्यों? क्योंकि जो भी अभी देखते हैं कोड में, क्योंकि जो भी एलिमेंट सबसे ऊपर होगा बस वो सिंपली उसको निकाल देगा। निकालना मतलब क्या है, टॉप की वैल्यू अगर हम चेंज कर दें, हम देखो ध्यान से, जब भी हम एक्सेस करेंगे ना तो हर बार कोई हमें डेटा चाहिए तो हम लिखेंगे ARR ऑफ टॉप, मतलब हर बार टॉप वेरिएबल से हम एक एरे का डेटा निकालते रहेंगे। अगर मान लो टॉप की वैल्यू सबसे पहले थी, टॉप की वैल्यू मान लो 2 है और 2 वाले जगह पे हमारा डेटा था कुछ ABCD, मान लो कुछ डेटा है हमारे पास ABCD 2 वाले पोजीशन पे। अगर मैंने टॉप माइनस माइनस कर दिया तो टॉप की वैल्यू क्या हो गई, टॉप की वैल्यू 1 हो गई और यहाँ पे कुछ और डेटा होगा, कुछ और है ना। तो बेसिकली जब हम नेक्स्ट उसमें ARR ऑफ टॉप लिखेंगे तो क्या आएगा, FWH, यही आएगा क्योंकि टॉप माइनस माइनस हो गया, उसको फर्क नहीं पड़ता ऊपर क्या है नीचे क्या है, टॉप पे तो यही है अब क्योंकि टॉप की वैल्यू एक माइनस हो गई है। तो दिस इज नथिंग बट डिलीशन। तो बेसिकली क्या करो, अगर तुम्हें वो चाहिए जो सबसे टॉप वाला एलिमेंट जो तुम डिलीट कर रहे हो, अगर तुम्हें उसको बाद में कोई यूज करना है तो सिंपली एक टेम्प वेरिएबल बना लो या फिर कोई टेम्पररी एरे बना लो और उसके अंदर पहले स्टोर करा लो। ठीक है, अभी तक हमने डिलीट नहीं किया, हमने सिंपली एक टेम्प वेरिएबल में स्टोर कराया कि जो सबसे टॉप वाला एलिमेंट है उस टेम्प के अंदर चले जाए, ताकि बाद में अगर तुम्हें कोई यूज करना हो तो करो, नहीं तो ये 2 लाइंस की भी जरूरत नहीं है, दिस आर ऑप्शनल। तो बस अब सिंपली क्या करो, टॉप माइनस माइनस कर दो, बस हो गया तुम्हारा डिलीशन। जब टॉप माइनस माइनस हो गया, जब एरे टॉप की वैल्यू जो पहले थी अब वो नहीं रही, जब हम अब एरे ARR टॉप लिखेंगे तो कुछ और डेटा आने वाला है दूसरे इंडेक्स पे, मतलब उसके ऊपर वाला जो इंडेक्स है वो गया, उसका कोई लेना देना है ही नहीं। हाँ ये है कि एरे में जो मेमोरी है, मतलब एरे के अंदर वो एलिमेंट पड़ा रहेगा, बट हम इस लॉजिक स्टैक का जो फ्लो, वे ऑफ फ्लो है जो कि टॉप को यूज करते हुए चल रहे हैं, हम प्लस प्लस करा के माइनस माइनस करा के जैसे हेड पॉइंटर के साथ करते थे लिंक लिस्ट में, वैसे तुम्हारे पास एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब एक एड्ज कंडीशन देखते हैं इसमें। हमने कहा था कि अगर स्टैक एम्प्टी है, उसमें कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो डिलीट क्या करेंगे, तो हम इसलिए वो फंक्शन बनाए थे इज एम्प्टी वाला, वो चेक करके बताएगा कि कहीं स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो सिंपल हम ये वाला लाइन कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कैनॉट पॉप स्टैक अंडरफ्लो। ठीक है, अगर स्टैक हमारा एम्प्टी है तो वहां से तो कोई पॉप ऑपरेशन चलेगा नहीं, तो इसलिए हमने एक आउटपुट दे दी, सॉरी सर कैनॉट पॉप द स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी। दूसरा जो बचा हुआ कोड है वो हम एल्स केस में लिख लेंगे। बस हो गया। और चाहो तो यहाँ भी हम एक इसकी जैसे पुश सक्सेसफुली था वैसे ही हम यहाँ पे पॉप सक्सेसफुल, सक्सेसफुल पॉप सक्सेसफुल, यहाँ पे हमारे पास डेटा नहीं था, यहाँ पे हमने टेम्प में स्टोर करा तो टेम्प आउटपुट करा देते हैं। ठीक है, बस इससे इसके अलावा कुछ नहीं है पॉप में।
ठीक है, इतना ही है स्टैक का जो क्लास के अंदर जो फंक्शंस होने वाला है। 4 फंक्शन बनाए हमने। इज एम्प्टी जो बताएगा कि कब स्टैक एम्प्टी है या नहीं, ट्रू फॉल्स में देगा। ऐसे ही इज फुल जो बताएगा कहीं स्टैक फिलअप तो नहीं है। और एक पुश फंक्शन है, एक पॉप फंक्शन है, बस। अब इस स्टैक का ना हम बनाते हैं एक्चुअल मेन में। अब इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको यूज करते हैं। ये हमारी मेन क्लास है, ठीक है। ये हेलो ये हटा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इस क्लास का, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। मान लो ऑब्जेक्ट का नाम ये एस है, उसके बाद स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। एंड अब हमारे पास इनिशियलाइज हो गया, स्टैक इनिशियलाइज होगा और अभी खाली है, ऑब्जेक्ट बन चुका है। सबसे पहले एक टेस्ट करते हैं कि अगर एम्प्टी स्टैक में हम कुछ पॉप करा रहे हैं तो होना नहीं चाहिए। ये इफ कंडीशन ट्रिगर होना चाहिए यहाँ पे जो लिखा था। चेक कर लेते हैं कि वही ट्रिगर आ रहा है या फिर कोई और एरर हमने गलती से टाइपिंग मिस्टेक या कुछ लॉजिक एरर कर दिए, वो चेक कर लेते हैं। देखो हमारे पास कोई एरर नहीं आया, आउटपुट आ गया कैनॉट पॉप स्टैक अंडरफ्लो। ठीक है, मतलब हमारा इफ कंडीशन काम कर रहा है, इज एम्प्टी वाला फंक्शन भी काम कर रहा है और पॉप भी बढ़िया चल रहा है। तो अब हमने पॉप करके देखा तो चल गया। अब एक्चुअली में पुश करते हैं, ठीक है। अभी स्टैक एम्प्टी है, इसमें हम एक जो है ये पुश कर लेते हैं कोई एलिमेंट, फॉर एग्जांपल 20 पुश करते हैं, ठीक है। चेक करते हैं कि पुश वाला जो फंक्शन बनाया है वो चल रहा है कि नहीं हमारा। देखो आउटपुट आ गया पुश सक्सेसफुल 20। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टैक के जो मेमोरी था ARR कितने का बनाया था हमने, ARR 5 का बनाया था ना हमने, तो ARR 0 पे 20 चला गया है। ऐसे ही एक और पुश करा लेते हैं, या फिर 2-3 एलिमेंट कर लेते हैं ताकि पॉप भी कर सकें, ठीक है। हमने 3 एलिमेंट पुश किए, पुश हो गए, बढ़िया। तो अब 2-3 एलिमेंट पॉप कर लेते हैं, एस डॉट पॉप, एस डॉट पॉप। 2 बार हमने पॉप किया तो आइडियली एक ही एलिमेंट होना चाहिए। अगर 20 30 40 जा रहा है और हमने 40 30 निकाल दिया तो 20 बचना चाहिए। अब देखते हैं कितनी बार पॉप हुआ है। 2 बार पॉप हो गया, 3 बार पुश हो गया, मतलब सब सही चल रहा है। तो अब क्या करते हैं ना, एक एक्स्ट्रा फंक्शन अपनी मर्जी से बनाते हैं, डिस्प्ले स्टैक करके, जो कि बस डिस्प्ले करेगा स्टैक को, ताकि हमें आउटपुट थोड़ा अच्छा दिख जाए। वॉइड डिस्प्ले फंक्शन बना लेते हैं अपने उससे, ठीक है। डिस्प्ले में कुछ नहीं, बस एक फॉर लूप चलेगा, इंट I is equal to 0, I less than top, I less than equal to top होगा, I प्लस प्लस। और इस फंक्शन में बस सिस्टम डॉट आउट करके हम ये करेंगे, प्रिंट कर लेते हैं। एंड इसकी जगह हम कह सकते हैं ARR टॉप, ठीक है। एक स्पेसिंग भी दे दी हमने। और यहीं पे इसको कॉपी करके फंक्शन से पहले एक बार प्रिंट करा देते हैं कि स्टैक, हम प्रिंटिंग स्टैक, ठीक है। बस इसके बाद एक प्रिंट एलन कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए वो। बस ये हमारा सिंपल डिस्प्ले फंक्शन बन गया। अब इसको कॉल करते हैं। मान लो आप पहले सबसे पहले तीनों एलिमेंट पुश किए, तो उसके बाद देखते हैं कि डिस्प्ले चल कैसे रहा है, हमारा स्टैक दिखता कैसे है। उसके बाद हम एक पॉप करेंगे, उसके बाद वापस डिस्प्ले कराएंगे, देखेंगे तब कैसा डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद एक और पॉप कराया हमने, उसके बाद देख लेते हैं। अब रन करके देखते हैं कहीं एरर तो ना जाए। बढ़िया। सबसे पहले हमने पुश किया 20, फिर 30 थे, फिर 40। ये क्या हो रहा है, स्टैक 40 40 क्यों आ रहा है यहाँ पे। स्टैक का जो है इंट डेटा सक्सेसफुल, फिर एरे टॉप डेटा कराया हमने डेटा को, उसके बाद टॉप प्लस प्लस किया। यहाँ पे कोई गलती है क्या,
एक सेकेंड, टॉप 20 हुआ, उसके बाद 40 हुआ, देन 40 पुश सक्सेसफुली पॉप हुआ, तो ये हुआ। ओके, आई थिंक यहाँ पे हमने गलती करी, यहाँ पे हमें आई लिखना है। कहाँ गया, डिस्प्ले फंक्शन में गलती हुई है, यहाँ पे टॉप नहीं आई लिखेंगे, क्योंकि आई की वैल्यू चेंज हो रही है ना, टॉप तो हर बार एक ही पॉइंट करेगा। अब सही आएगा, देखो देखो, सबसे पहले 20 पुश किया हमने, फिर 30, फिर 40, तो ऐसे ही स्टैक भरा हमारा। 20 सबसे नीचे है, सबसे पहला पुश हुआ था 20, तो सबसे आखिरी में 20 है। फर्स्ट इन लास्ट आउट एल्गोरिदम, ठीक है, या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफ हो या फील हो, एनीथिंग। तो ऐसे ही 20, 30, 40 ये हमारा स्टैक है। सबसे पहले 40 निकलेगा बाहर, क्योंकि सबसे ऊपर है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसलिए 40 डिलीट हो गया, तो 20 और 30 बचा। अब 30 भी डिलीट हो गया, तो 20 बचा। अब अगर हमारा स्टैक खाली हो, तो डिस्प्ले फंक्शन में एक और इफ केस लग जाएगा कि इफ द स्टैक इज एम्प्टी, तो क्या प्रिंट करा होगा, सिंपली एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन तुम प्रिंट करा सकते हो कि स्टैक एम्प्टी, बस। और ये जो बचा हुआ है वो एल्स पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, एक बार और पॉप करके देखते हैं, तब हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी होना चाहिए, एस डॉट पॉप, क्योंकि तीनों के तीनों एलिमेंट निकाल दिए हमने। उसके बाद डिस्प्ले करा लेते हैं, एस डॉट डिस्प्ले। यहाँ पे सेमीकोलन, देखो सबसे पहले 20, 30, 40 किया, फिर स्टैक ऐसा था, फिर हमने एक एक करके पॉप किया 20 भी। अब जब 20 भी निकल गया, स्टैक में कुछ था नहीं, हमारा आउटपुट आ गया स्टैक इज एम्प्टी। सो गाइस, यही है हमारा स्टैक। आसान, बहुत ज़्यादा आसान है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, पॉप, पुश एंड इज फुल, इज एम्प्टी, और एक डिस्प्ले फंक्शन हमने अपनी तरह से बनाया है, और बस यही है। तो आप ये समझ गए, तो एक बार छोटा सा वो मैं भी बता दूंगा कि डायनामिक कैसे बनाए इसको। ओके, दिस क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड। ठीक है, देखो अगर तो -2 है, वही बताया एक्चुअली, यहाँ पे भी सेम -2 है, और एक बार तुमने प्लस प्लस किया, तो वो -1 होगा। तो एरे एरे इंडेक्स मतलब ARR -1 कुछ बात नहीं बनता ना, आउट ऑफ मेमोरी हो जाएगा, इसलिए हमने वो नहीं किया, -1 से स्टार्ट किया। ठीक है, अब मान लो तुम्हें जो है, जब यूजर को यहीं पे मुझे डिक्लेयर करना हो कि स्टैक का साइज कितना होना चाहिए, वो देखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल यहीं तक एक काम करते हैं, एक इंट साइज करके बना लेते हैं वेरिएबल, ठीक है, और एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेते हैं स्टैक ds, और इसके अंदर इंट साइज चला जाएगा, तो दिस डॉट साइज इज इक्वल टू साइज, एंड यहीं पे हमारा ARR जो है इंट, सॉरी, यहाँ पे हम एरे को मेमोरी दे देंगे, और अगर चाहो तो टॉप को भी यहाँ पे तुम इनिशियलाइज कर सकते हो, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है। तो देखते हैं कहीं एरर तो नहीं है। ठीक है, हमें पहले कॉल करना पड़ेगा। अब मान लो हम इस वाले कंस्ट्रक्टर में 5 दे दें, अब देखते हैं, देखो विदाउट एरर। ठीक है, अगर तुम यहाँ 5 दे दो, 50, 20 दे दो, कुछ भी दे दो, अब तुम्हारा जो है डायनामिक बन गया, मतलब अब तुम्हारे हाथों में है कि स्टैक का साइज कितना होना चाहिए। अब तुम्हारी मर्जी, तुम 200 भी लिख दोगे तो 200 का साइज का स्टैक बन जाएगा, बट वर्किंग का फ्लो सेम होगा चाहे कितना भी साइज हो। ये हमने बस यही ध्यान रखा है, टॉप कब प्लस हो रहा है कब माइनस हो रहा है उसका ध्यान रख लिया, तो साइज डजेंट मैटर, मतलब बहुत ही बड़ा स्टैक भी हो तो चलेगा, बस इस पुश फंक्शन एंड पॉप फंक्शन का फ्लो देखना है हमें। देखो यहाँ पे भी नो एरर। ठीक है, हमने कुछ नहीं, एक
कंस्ट्रक्टर के अंदर जो एरे हमने डिक्लेयर किया था उसकी साइज जो है कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करवा के हमने उसको असाइन कर दिया, और टॉप की वैल्यू भी यहीं पे हमने इनिशियलाइज किया, वहां भी कर सकते हैं बट कंस्ट्रक्टर है तो कर ही लिया हमने। बस इतना ही है डायनेमिक में भी। इसमें कोई डाउट? बस आखिरी एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं, तब तक कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आज के लिए फिर एंड करेंगे। ओके अब इसको रियल लाइफ में क्या कहाँ यूज होगा स्टैक? सबसे पहले अनडू रीडू बहुत लोग करते हैं, कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई, है ना, वर्ड डॉक्यूमेंट लिखते हुए या कुछ भी, मैंने अभी कोड करते हुए कितनी बार कंट्रोल जेड किया है। तो अनडू रीडू का क्या है ना, कैसे वर्क करता है ये मैं बताता हूँ। देखो फर्स्ट सपोज तुम लिख रहे हो ए बी सी डी, कुछ टाइप कर रहे हो, तो जैसे जैसे तुम ए बी सी डी लिख रहे हो ना, वैसे ही एक मेमोरी स्टैक रहता है, एक स्टैक इसका खुद का मेंटेन होगा अनडू रीडू के लिए। उसमें जैसे तुमने ए लिखा, एम्प्टी स्टैक में सबसे पहले ए भर जाएगा, उसके बाद तुम जैसे बी लिखते हो बी भर जाता है, सी लिखते ही सी भर जाता है, वैसे ही जो जो लिखते जा रहे हो तुम, डायनेमिक एरे है, बढ़ता ही जाएगा जितना तुम लिखोगे, ऐसे लिखते जाओगे। अब मान लो तुमने कंट्रोल जेड किया तो डी वाला पार्ट हट जाएगा, उसको कैसे पता कि डी हटाना है? डी इसलिए उसे पता है क्योंकि जब स्टैक में आखिरी एलिमेंट डी गया है तो टॉप इस वाली पॉइंट को पॉइंट कर रहा होगा, और वो सिंपली पॉप फंक्शन को कॉल कर देते, तो डी वाला एलिमेंट उड़ जाता है। अब बचे सी बी ए, अगर तुम वापस कंट्रोल जेड दबाते हुए अंडू करते हो तो सी उड़ जाता है, उसे कैसे पता सी को डिलीट करना है? क्योंकि टॉप उस टाइम पे सी को पॉइंट कर रहा होगा, तो सी उसे सी को डिलीट कर देगा वो। ऐसे ही बी, ऐसे ही ए। अगर तुम रीडू करते हो तो ये जो एलिमेंट यहाँ से पॉप हो रहे हैं ना, वो कोई दूसरे स्टैक में होता होगा, टेम्पररी स्टैक, उसमें जब मान लो यहाँ से तुमने डी निकाला तो वो इस वाली स्टैक में इंसर्ट हो जाएगा डी, और जब तुम सी निकालोगे तो सी यहाँ स्टोर हो जाएगा, बी ए, ऐसे करके। ठीक है, ये होता है अंडू रीडू, या उसको मेमोरी में ऐसे याद रखता है कि कौन सा एलिमेंट पहले आया कौन सा बाद में आया, किसको अंडू करना है किसको रीडू करना है। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्ट्रिंग रिवर्सल, याद है हमने जैम बोर्ड पे स्टार्टिंग में देखा था। सबसे पहले हमने एंटर किया था 5278, बट बाहर निकला हमारा 8725, पूरा रिवर्स हो गया। मतलब स्ट्रिंग रिवर्स करने के लिए तुम स्टैक का आसान कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। सबसे पहले स्ट्रिंग में ए बी सी डी ई जो भी लिखा हुआ है वो सारा वन बाय वन उसके अंदर पुश कर दो, जब तक पूरा स्ट्रिंग पुश ना हो जाए, फिर वन बाय वन बाहर निकाल दो, वन बाय वन पॉप फंक्शंस कर दो, तो जो बाहर वाला आउटपुट होगा वो रिवर्स होके आ जाएगा अपने आप, क्योंकि अपना एंड जो है ओपन एंड एक ही है, एक ही तरफ से निकालना है। तो सी डी के ऑर्डर भी देखा जाए तो सबसे पहले ए गया था, फिर बी गया था अंदर, फिर सी, फिर डी, तो निकला कैसे वट डी सी बी ए, लास्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम। ठीक, नेक्स्ट फंक्शन रिकर्जन। फंक्शन रिकर्जन अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ा तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट भी है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी। मैं थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है void फंक्शन, और इसकी बॉडी ऐसे डिक्लेयर्ड है, अंदर कुछ कैलकुलेशंस हो रही हैं और बीच में एक लाइन है वो अपने आप को ही कॉल कर रहा है, ये ऐसा कुछ एक void फंक्शन है जिसके बॉडी में उसने अपने आप को ही, उसी फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर लिया। तो ये एक लूप नहीं बन गया कि जब फंक्शन कॉल होगा उसके बाद उसके अंदर वाला फंक्शन कॉल होगा, तो जब ये कॉल होगा उसकी खुद की बॉडी भी तो यही है ना, तो इसका वापस एक खुल जाएगा, फिर जब इसके अंदर वापस फंक्शन लिखा होगा इसका भी कुछ खुल जाएगा, तो जब ऐसे ही खुलते जाएगा, और जैसे ही एक एंड कंडीशन आएगी वो बंद होगा तो ये बंद होगा, फिर ये बंद होगा, फिर ये बंद होगा, अल्टीमेटली ये ऊपर वाला फंक्शन बंद होगा, ये चलेगा। अब उसे कैसे पता, वो जो फ्लो है वो कैसे याद रखेगा? वो एक मेमोरी स्टैक रहती है, उसके अंदर सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है ना, पहले इसको पुश करेगा उसके अंदर। तो मान लो इसकी आईडी है, मान लो फॉर एग्जांपल अभी मान लेते हैं ये F1 है, और उसके अंदर वाला जो फंक्शन है सेम फंक्शन, उसकी बॉडी में भी उसको बुला रहा है, तो जब ये कॉल हो रहा है तो इसको अगेन वो पुश करेगा, मान लो सेकेंड टाइम जब फंक्शन कॉल हुआ, और उसके अंदर फर्दर एक और फंक्शन बार कॉल होगा, मान लो F3, ऐसे करता जाएगा जब तक उसका एक बार फंक्शन खत्म ना हो, मतलब ये वाली जो बॉडी है ये फुल खत्म ना हो,
तब उसके ऊपर वाले फंक्शन में जाएगा। अब उसे कैसे पता उसके ऊपर क्या था, उससे पहले कौन से स्टेप्स चलने हैं। तो जो इसने इंसर्ट करा है अब एक एक करके बाहर निकालेगा, एक एक करके पॉप करेगा, तो उसे पता चलेगा कि नेक्स्ट फंक्शन इसे कॉल करना है। जब F3 का बॉडी खत्म हो जाएगा इसे पॉप कर देगा, बचेगा F2, तो मेमोरी में वहां जाएगा। जब F2 भी खत्म फिर F1, जब F1 भी खत्म एम्प्टी स्टैक है, तो सबसे आखिरी में जो पहली बार जब फंक्शन कॉल हुआ था वॉइड फंक्शन, ये खत्म होगा। ये है फंक्शन रिकर्जन। फंक्शन रिकर्जन में स्टैक इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। काफी ट्रीज भी होती हैं, फंक्शन रिकर्जन ट्रीज भी होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग डिपेंड करता है, बट स्टैक वन ऑफ द मेजर रोल प्लेइंग आता है फंक्शन रिकर्जन में भी। तो गाइस इतना है स्टैक के लिए। तो आई होप कि सबको समझ आया और स्टैक के बारे में सब समझ आया, यू नो उसकी आइडियोलॉजी जो है, एल्गोरिदम है, सबको अंडरस्टैंडिंग है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आज के लिए थैंक यू फॉर अटेंडिंग। Okay, thank you, Priya. Thank you, Manchi. Okay, we first check the stack is empty or not. Then we add the data. We have is empty method in this condition also. Get true as the result is both equal to the data for top equal to -1.